Assalamu alaikum students, I am Dr. Rabia and today we will discuss about the organelles of the cell. गोल्जी बॉडीज़ से जो है वो हम स्टार्ट लेंगे। गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो हमें पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स उस राइबोसोम से सिंथेसाइज होती हैं जो अटैच होते हैं मोस्टली टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम। वहाँ से जब एक प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है, पर्टिकुलरली वो प्रोटीन जिसने एक्सपोर्ट होना होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, अब वो जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी टू द अदर रीजन्स ऑफ द सेल, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल, ये एक प्रोटेक्टेड वे में होगी, क्योंकि जो आपका प्रोटीन है या जो भी आपका सब्सटेंस आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा, और जो सेल्स की अपनी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होंगी। तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि रिएक्शन हो सके। इस वजह से उसको एक प्रोटेक्टेड वे में, एक सेफ़ मोड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसको पैकिंग की फॉर्म में, उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करके जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन अगेन आपकी सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। अब हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि गोल्जी जो बॉडीज़ हैं वो हमारे पास एक जो है ना वो सिस्टर्नी से मतलब वो जिस सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इन सिस्टर्नी का नंबर जो है वो 3 to 20 तक वेरी कर सकता है। और ये सिस्टर्नी जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं, और इन मेम्ब्रेनस सैक्स के जो एजेस होंगे वो आपका थोड़े बल्ज हुए होंगे, थोड़े बाहर से निकले हुए होंगे, ठीक है। और ये सिस्टर्नी जो हैं वो एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर नहीं है, दीज आर इन द शेप ऑफ अ कर्व, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडीज़। ये हमारे पास मेम्ब्रेनस सैक्स जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाना शुरू कर देंगी, और इन मेम्ब्रेनस ये जो आपके सिस्टर्नी हैं इनके एजेस जो होंगे वो बल्ज जो होंगे, थोड़े बाहर की तरफ उभरे हुए होंगे, जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये जो स्टैक्स हैं ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये जो सैक्स हैं ये आपका एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक थोड़े से कर्व्ड शेप में है, स्लाइटली सी जो है वो शेप है इनकी। अब गोल्जी अपरेटस का नंबर जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आपकी बॉडी के उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होंगे जिन सेल्स का काम जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा। ये जहाँ पे आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो हमने सिस्टर्नी पढ़े हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो फेज़ होता है या एक वो आपकी सिस्टर्नी है जो आपकी एंट्रेंस पॉइंट होगी, उसको हम सिस फेज़ बोलते हैं, ठीक है, और वो कन्वेक्स होती है। और ये वो सिस्टर्नी है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अप्रॉक्सीमेट पड़ी होगी, क्लोज पड़ी हुई होगी। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी साइड है वो कनकेव होगी, वो एग्जिट फेज़ है, ट्रांस फेज़ है। ये वो सिस्टर्नी होगा जहाँ से आपका जो मॉलिक्यूल है वो रेडी होगा आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन दोनों फेसेस के बीच में, इन दोनों सिस्टर्नी के बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा सिस्टर्नी का, उसको हम मीडियल सिस्टर्नी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो प्रोटीन जो है वो एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर या ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। और वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ पे लाई जाएगी, एंट्री फेज ऑफ गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ के एंट्रेंस फेज से एंटर होने के बाद इस सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजेस लाई जाएंगी, ठीक है। उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको पैकेजिंग प्रोटीन के अंदर, ठीक मतलब पैकेजिंग की जाएगी ताकि उसको वेजिकल जो है वो अगेन बनाया जाए और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए टू द डिफरेंट डेस्टिनेशंस। द एंट्री फेज रिसीव्स एंड मॉडिफाइज द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद उसको जो है वो आइदर अगेन ट्रांसपोर्ट वेजिकल के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है।
और फिर वहाँ से जो है उसको मीडियल सिस्टर्नी के अंदर लाया जाएगा, जहाँ पे उसके अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होगी, या तो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो है वो इन तीनों फेजेस के अंदर होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम जो सिस फेज के अंदर जब आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो है वो एंटर हुई थी तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी। अब मॉडिफिकेशन क्या है कि कुछ सिग्नल्स होंगे जिनको कट करना होगा, ठीक है। ये वो सिग्नल होगा जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, ये बताएगा कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर स्टॉप हो जानी चाहिए और इसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। वो सिग्नल राइबोसोम के अंदर जाके कट हो सकता है। कुछ आपकी फिनिशिंग वगैरह हो सकती है मॉडिफिकेशन के अंदर, या आपकी सिस फेस के अंदर जो है वो सिस आपकी एंट्रेंस पॉइंट के अंदर इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी। मॉडिफिकेशन के बाद अगेन उसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर जो है वो या उस सब्सटेंस के अराउंड मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है, और वो एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल बन जाएगा। अगेन उसको जो है वो आप ट्रांसपोर्ट करोगे टू द मीडियल सिस्टर्नी। मीडियल सिस्टर्नी के अंदर जो है वो आपकी एडिशन होगी सब्सटेंसेस की। कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, लिपिड ऐड हो जाएगा तो लिपोप्रोटीन बन जाएगी। उसके बाद एग्जिट फेज के अंदर चला जाएगा जो मटेरियल आया था। एग्जिट फेज के अंदर उसकी अगेन उसी तरह से जैसे सिस के अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी, सॉर्टिंग हुई थी, पैकेजिंग हुई थी, ये तीनों काम जो है वो उसके अंदर होंगे। Next is कि fusion of the several transport vesicles creates the entry phase of the Golgi complex and releases the proteins into its lumen। कि जो हमारे पास आपकी सिंथेसाइज हुई थी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थोड़ी सी बल्ज होगी बाहर, ठीक है, या आपकी बड बना देगी और उस बड के रिज़ल्ट में आपका जो है ट्रांसपोर्ट वेजिकल बन जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स सिस साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आएंगे और फ्यूज़ होते रहेंगे और अपनी जो भी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होगी उसको ल्यूमिन के अंदर ऐड कर देंगे या रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद जो है वो प्रोटीन सिस फेस के अंदर जो है उसकी मॉडिफिकेशन होगी, सॉर्टिंग होगी, पैकेजिंग वगैरह होगी। वहाँ से वो मीडियल फेस के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे उनके अंदर ऐड होगा कार्ब्स या प्रोटीन लिपिड्स। वहाँ से ऐड होने के बाद वो आपकी एग्जिट फेस के अंदर चले जाएंगे। अब जब ये हो रहा है काम कि आपका जो ट्रांसफ़र वेजिकल है वो बड कर जाएगा, ठीक है, एक बड बन जाएगी और वो सिस्टर्नी के एज से बनेगी, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वही थोड़ा सा उसको बड बना देगी, उसके अराउंड जो है वो एनक्लोज कर लेगी और इस तरह से आपकी एक बड बन जाएगी। जब मॉडिफिकेशन हो गई तो मॉडिफिकेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे वो दोबारा जो है वो अपनी सिस फेज यानी एंट्री जो साइड है गोल्जी बॉडीज़ की वहाँ पे जो है वो दे दिए जाएंगे और जो आपकी क्या कहते हैं प्रोटीन जो कि अब मॉडिफाई हो चुकी है वो अब आ जाएगी आपकी एग्जिट फेज के साइड पे, ताकि वो अब वेजिकल के अंदर जो है वो एनवेलप हो, ठीक है, और फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा सके। अगेन उसी तरह से अब आपकी फेस जो एग्जिट फेस है सिस्टर्नी का, उसमें अगेन उसी तरह से कुछ मॉडिफिकेशन होगी, सॉर्टिंग होगी, यानी फाइनल टचिंग होगी आपकी बिफोर द एग्जिट। अब इसके यहाँ पे दो उसने जो है वो वेज बताए हैं। या तो आपकी जो प्रोसेस्ड प्रोटीन होगी वो एग्जिट फेस को लीव करेगी और वो एक वेजिकल के अंदर स्टोर होगी जिसको सिक्रेटरी वेजिकल्स बोलते हैं। ये सिक्रेटरी वेजिकल थ्रू आउट द डिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो ट्रेवल करेगा और सेल मेम्ब्रेन के पास जाके फ्यूज़ करेगा। फ्यूजन के बाद जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो आपकी जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन उसको इस तरह से रिलीज़ करता है सेल के बाहर। एक दूसरा वे ये है कि आपकी जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं या मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी, रिलीज़ की जाएंगी, ठीक है, बट वो अब आपकी जो
सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसका पार्ट बन जाएगी, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है वो पार्ट बनने के बाद रिलीज़ की जाएगी, ठीक है। जो इस वे के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ न्यू सेगमेंट्स ऐड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ सेगमेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चेंज हो जाते हैं या कुछ ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से एडिशनल जो है वो ऐड करता है। फाइनली ये आपकी जो प्रोसेस्ड प्रोटीन होती है वो एग्जिट करती है, आपके एग्जिट फेज से लीव करती है ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर, और दैट विल कैरी द प्रोटीन्स टू अनदर सेलुलर डेस्टिनेशन, ठीक है, कि अब जो हैं वो आपकी किसी और सेल के लेवल पे जाने के लिए जो है वो रेडी हैं। ये सारा आपका इस सारे प्रोसेस का जो है वो सम अप ये था कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन ने एक बड बना दिया और इस तरह से एक वेजिकल बन गया जिसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल कह रहे थे। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल आगे फ्यूज़ हुआ विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडीज़। फ्यूजन के बाद जो है उसने अपना जो प्रोटीन थी उसको रिलीज़ कर दिया ल्यूमेन के अंदर, वहाँ पे उसकी सॉर्टिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुई, वहाँ से वो जो है दोबारा ट्रांसपोर्ट वेजिकल के फॉर्म में जो है वो आ गई, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल अगेन आपकी मीडियल फेस के साथ जो है वो फ्यूज़ करेगा, ठीक है, या आपका ये भी हो सकता है कि सिस से वो दोबारा सिस से डायरेक्ट जो है वो मीडियल आपकी सिस्टनी के अंदर जाए और वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल के थ्रू आपकी जो ट्रांस फेज है गोल्जी बॉडीज़ का वहाँ पे चला जाए। अब यहाँ पे जाने के बाद उसकी जैसे यहाँ सिस फेज के अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको जो है वो आइदर ऑफ द वे के थ्रू रिलीज़ किया जाएगा। एक प्रोसेस ये था कि सिक्रेटरी वेसिकल इसी तरह से जो आपकी मेम्ब्रेन है वो एक बड बना देगी अराउंड द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। वो बड जो है सिक्रेटरी वेसिकल कहलाएगा। ये ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने के बाद एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल्स के बाहर चली जाएगी। एक दूसरा प्रोसेस ये था कि मेम्ब्रेन वेसिकल के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसमें ये होता है कि जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो या पार्ट बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उसके बाद जो है वो सेल के बाहर रिलीज़ की जाती है। कुछ इस तरह से भी होता है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो लाइसोसोम्स तक लेकर जाए जाते हैं और लाइसोसोम के अंदर जाकर उन एंजाइम्स को जो है वो मतलब लाइसोसोम को दे दिया जाता है। लाइसोसोम्स हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि गोल्जी बॉडीज से ही बनी हुई होती हैं। ये हमारे पास वो ऑर्गेनेलीज हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर समाई होती हैं। अब इन जो डाइजेस्टिंग एंजाइम का जो फंक्शन है वो बेसिकली यही है कि उसने क्या करनी है, डाइजेस्ट करना है। After lysosomes fuse with the vesicles formed during the endocytosis, the lysosomal enzymes break down the contents of the vesicle. जो प्रोटीन्स होती हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर वो अलाउ करती हैं जो डाइजेस्टेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल के बाहर जो है वो रिलीज़ कर सकें ताकि सेल जो है उनको एक रीयूज़ कर सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ओल्ड सेल्स होंगे या ओल्ड ऑर्गेनेलीज होंगी वो ब्रेक डाउन की जाएंगी। अब जब उनके ब्रेक डाउन से आपको माइनर आपका रॉ मटेरियल मिलेगा, वो रॉ मटेरियल जो है वो अगेन यूज़ हो सकता है ऑर्गेनेली दोबारा बनाने के लिए। इस तरह से आपका जो लाइसोसोम्स हैं वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी इसी तरह से काम करते हैं क्योंकि वो अपने अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कैरी किए हुए होते हैं। तो वो लाइसोसोम जाएगा उस वायरस या बैक्टीरिया के पास, वहाँ पे जाके फ्यूज़ करेगी उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, या आपकी मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे। वो एंजाइम्स जो होंगे बैक्टीरिया या वायरस को जो है वो डाइजेस्ट करेंगे और इस तरह से जो है वो फेगोसाइटोसिस करेंगे।
अब ये जो एनगल्फ करने का प्रोसेस है ये ना सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स को करता है बल्कि अपने सेल के जो पुराने बेकार टूटे फूटे जो ऑर्गेनेलीज होंगे उसको भी डाइजेस्ट करने के बाद जो है वो रीयूज़ करने के लिए भेज देता है साइटोसोल के अंदर। इसके बाद उसने एक टर्म बोली है ऑटोफेगी। ये क्या है कि हमारे पास जो सेल की अपनी जो आपकी पुरानी मशीनरी हो चुकी होगी वो सिग्नल्स भेजती है, उस सिग्नल के रिज़ल्ट में जो आपके लाइसोसोम्स हैं वो उन एंजाइम्स को रिलीज़ करके उसकी जो है वो फेगोसाइटोसिस कर देता है, तो उसको आप ऑटोफेगी बोलते हो। ऑटो मीन सेल्फ एंड फेगी मीन ईटिंग, ठीक है, कि सेल अपने ही ऑर्गेनेली को खाना शुरू कर देता है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। जब एक ऑर्गेनेली जो है वो एजिड हो जाती है तो फिर उसका जो है वो केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके रीयूज़ किया जा सकता है। ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये सेल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व हो सकता है, ऑटोफेगी का प्रोसेस, ठीक है, टिश्यू रीमॉडलिंग में हो सकता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है ऑटोलाइसिस की टर्म, कि हमारे पास जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो इंटायर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसके अंदर वो होते हैं, उसको हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ऑटोलाइसिस जो है वो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हो सकता है जिसमें आपका टिश्यू जो है वो डेथ की तरफ जा रहा होता है, तो ज़्यादा डैमेज को बचाने के लिए वो सेल जो होगा वो खुद मतलब डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा और उसको स्प्रेड होने से जो है वो बचाएगा। अब अभी तक ये हमने जितनी एग्जांपल्स देखी ये सारी वो थी जिसके अंदर डाइजेशन विद इन द सेल हो रही थी। अब यहाँ पे उसने जो है वो बताया कि हमारे पास ये जो डाइजेशन है ये सिर्फ इंट्रासेलुलर नहीं होती, आउटसाइड ऑफ द सेल भी जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शनल होंगे। अगेन एंजाइम्स हैं तो उनको फंक्शनिंग के लिए आइडियल कंडीशन चाहिए, एक ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल टेम्परेचर। जब वो सब चीज़ें वो प्रोवाइडेड आपके मीडियम के अंदर होंगी तो एंजाइम जो होगा वो फुली फंक्शनल होगा और इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होगी वो पॉसिबल होगी। इसके एग्जांपल एक ये है कि हमारे पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हेड ऑफ स्पर्म होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, और इस तरह से जो ओवम के अराउंड जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके आपका स्पर्म सेल जो है वो एबल होता है टू पेनिट्रेट द ओवम। नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स भी हमारे पास उसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगी जैसे लाइसोसोम्स थे, लेकिन वहाँ पे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे। यहाँ पे आपके जो एंजाइम्स होंगे पेरोक्सिसोम्स के अंदर वो ऑक्सीडेजेस होंगे जो ऑक्सीडेशन कराएंगे। सेल के अंदर जो आपकी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे उनकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ये एक पार्ट है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का। नॉर्मली जो सेल के अंदर सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें जो जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं वो पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। सो ऑक्सीडेजेस के अलावा जो हमारे पास पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं सुपर ऑक्साइड जो आयंस बन जाते हैं, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, उसको भी जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एंजाइम्स होंगे। तो फिर पेरोक्सिसोम्स जो होंगे वो उन सेल्स के अंदर अबंडेंट होंगे जहाँ वो मतलब उन ऑर्गन या उन सेल्स के अंदर अबंडेंट होंगे जिनका फंक्शन जो होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड होगा। किसी भी किस्म की ड्रग इनटेक के बाद जो डिटॉक्सिफिकेशन होगी लीवर के अंदर जो होती है, तो लीवर सेल के अंदर हमारे पास पेरोक्सिसोम का जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अब जब आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका जो है वो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो पोटेंशियली डैमेजेबल होता है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है। अगर ये इसको एक लेस हार्मफुल स्टेट के अंदर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये इटसेल्फ सेल के लिए जो होगा वो डैमेजिंग होगा। तो पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम होता है
वो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वो या फ्री जो आपके रेडिकल्स बन जाते हैं सेल के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको लेस डैमेजिंग करने के लिए काम करते हैं। पेरोक्सिसोम्स के अंदर हमारे पास वो एंजाइम्स भी होते हैं जो सुपर ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पेरोक्सिसोम्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ठीक है, यानी ये डिवीजन के टाइम अपने जैसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बना लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पुराने जो आपके पेरोक्सिसोम्स हो चुके हैं, जो मतलब पुराने हो चुके हैं या किसी भी तरह से डैमेज हो चुके हैं, तो पेरोक्सिसोम्स की जो है वो डिग्रेडेशन होगी और उसके जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे वो सेल मेम्ब्रेन साइटोसोल के अंदर जो हैं एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में जो है वो असेंबल हो जाएंगे और एट दी एंड वो असेंबल हो जाएंगे और एक न्यू पेरोक्सिसोम जो है वो बन जाएगा। अगली ऑर्गेनेली हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनती है, जो एक एनर्जी करेंसी है, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अगेन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि सेल कितना एक्टिव है। जो हाईली एक्टिव सेल्स होंगे उसके अंदर क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जबकि जो लेस एक्टिव सेल्स होंगे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर बाउंड्री जो होती है या आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर जो होती है वो फोल्ड बनाई हुई होती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो फोल्डिंग है ये बेसिकली आपका क्या करती है, जो सरफेस एरिया है उसको इन्हांस कर देती है। जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स चाहिए हैं वो आपकी इस क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए होते हैं और इस तरह से जो है वो आपकी क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। The fluid-filled cavity of the mitochondria enclosed by the inner mitochondrial membrane is called the mitochondrial matrix। जैसे सेल के अंदर साइटोसोल होता है जो उसका मैट्रिक्स होता है, इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड बनाई हुई है। इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर जो है वो हमारे पास वो सारी एंजाइमिक मशीनरी पड़ी हुई है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो काम करती है। अब सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उसकी एंजाइमिक मशीनरी भी जो होगी वो या तो मैट्रिक्स के अंदर होगी या इसी क्रिस्टी के ऊपर लगे हुई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अर्ली रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस के अंदर। एपोप्टोसिस एक प्लांट सेल डेथ होती है, ठीक है। किस तरह से होता है कि हमारे पास बताया है कि जब हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स बन जाता है तो ये या आपका कोई सा भी ऐसा स्टिमुलाई जो एक इन्हांस करे या आपको सेल को बताए कि अब सेल ने जो है वो एपोप्टोसिस की तरफ जाना है। इनमें से ये उसने कुछ स्टिमुलाई का बताया है। फ्री रेडिकल हो सकते हैं, डीएनए का डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इनमें से जो भी स्टिमुलाई होगा उसके रिज़ल्ट में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है या मैट्रिक्स है वहाँ से केमिकल जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। अब जो आउटर स्मूथ सरफेस थी उसमें पोर होगा, उसमें ओपनिंग होगी, उसके बाद आपका जो केमिकल है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये जो रिलीज़ ऑफ केमिकल है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द साइटोसोल, ये स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। उसने केमिकल की एग्जांपल बता दी कि हमारे पास जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज़ किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर, जबकि जो साइटोक्रोम सी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है।
अब जब ये रिलीज़ हो गया साइटोसोल के अंदर, तो वहाँ पे साइटोसोल के अंदर या सेल के अंदर जो होगा वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का जो है वो कैस्केड शुरू हो जाएगा, यानी एक के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से चेन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की चेन खुलती जाएगी और आपका जो सेल होगा वो एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है सेल डिवीजन से पहले या फिर किसी भी ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जहाँ पे आपकी सेल की जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ चुकी हुई हो। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए राइबोसोम्स के ऊपर होती है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स होंगे और वो राइबोसोम्स उन प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स होंगी। इसका अपना डीएनए होता है, वो डीएनए 37 जीन्स को कंटेन किए हुए होता है। ये 37 जीन्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, 2 राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कराती हैं, 22 ट्रांसफ़र आरएनए की और 13 प्रोटीन्स की। एक बात यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इस तरह से कि जो हमारे पास नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर मदर और फादर दोनों से जो है वो जेनेटिक मटेरियल आया हुआ होता है। बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैटरनल आपकी जो डीएनए है वहाँ से आया हुआ होगा। वो इस वजह से कि जो स्पर्म सेल होता है वो जब फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है फादर से आई हुई वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मदर टू मदर जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की ट्रांसमिशन या आपकी ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो होंगे उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा, जबकि आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड सेल है और आपके जो स्मूथ मसल सेल्स हैं स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, यानी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह न्यूक्लियस भी जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो उसकी उसी तरह से जो है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। बाहर पड़े हुए जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज है उसके साथ कंटिन्यू करेगी। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसका उसी तरह से केमिकल कंपोजिशन जो है वो वैसी होगी जैसे सेल मेम्ब्रेन की, लिपिड बाइलेयर होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स हैं इनको हम न्यूक्लियर एनवेलप आपकी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत सारी ओपनिंग होती हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन की सर्कुलर अरेंजमेंट की वजह से जो है वो बनते हैं, ठीक है। और इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन की वजह से जो पोर की ओपनिंग है वो नॉर्मल जो चैनल प्रोटीन्स की ओपनिंग होती है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब ये पोर्स होने का फ़ायदा ये है कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस ने ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम द साइटोसोल टू द न्यूक्लियस, सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए या सिंथेसाइज होने के बाद उसको साइटोसोल में जो भेजना है तो कोई चैनल या कोई रास्ता होना चाहिए। इस वजह से न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे वो आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, ये ट्रैवल करेंगे। ये हमारा पोर का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे पास एक डार्क स्टेन एरिया होगा जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर क्रोमेटिन कहलाएगा, डिवाइडिंग स्टेज के अंदर क्रोमोसोम कहलाएगा। ये अगेन पोर्स बता दिया उसने। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ट्रांसपोर्टेशन पैसिव प्रोसेस के थ्रू नहीं होगी, बल्कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए
आप एक्टिव जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यूज़ ऑफ एनर्जी के बाद जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे उसने बताया कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं नीडेड फॉर न्यूक्लियर फंक्शंस मूव फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूली फॉर्म्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द न्यूक्लियोलस इनटू द साइटोसोल इन दिस मैनर। दोनों बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होगी। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलाई जो है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसके साथ साथ जो राइबोसोमल सब यूनिट की प्रोटीन्स होती हैं उसकी सिंथेसिस भी जो है वो न्यूक्लियोलाई के अंदर होती है। न्यूक्लियोलाई जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ये डिसअपेयर हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। और आपका जो जब सेल डिवाइड हो जाता है तो फिर जो है वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जो एक सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स की फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है जीन्स के थ्रू। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में। जीन्स आर अरेंज्ड along द क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अब क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम एक मतलब वो स्ट्रक्चर है या वो जेनेटिक मटेरियल है जो डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल के टाइम पे अपीयर होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब ये डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। डीएनए कुछ प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है तो हम इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स जीनोम। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो क्रोमेटिन है वो अपीयर होगा एज अ डिफ्यूज और ग्रैन्युलर मास। क्रोमेटिन जो है वो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अपीयर होता है, ठीक है, कि एक धागे के ऊपर जैसे आपकी डिफरेंट किस्म के जो बीड्स हैं वो लगी हुई हैं, तो इस तरह की जो अपीयरेंस है वो हमारे पास क्रोमेटिन की आती है। ईच बीड इज़ अ न्यूक्लियोसोम। अब ये जो आपको एक जो बीड है वो आपके न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और दैट कंसिस्ट ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए wrapped twice around the core of 8 proteins called the histones। अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसने कहा था कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिन है ये किस तरह का होता है कि आपकी जो ऐसे लगता है जैसे बीड्स लगे हुए हैं एक धागे के अंदर। तो ये जो धागा है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और ये जो आपको एक बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हिस्टोन प्रोटीन है, जिसके अराउंड आपका जो डीएनए है वो ट्वाइस रैप्ड हुआ हुआ है, 2 टाइम्स रैप्ड हुआ हुआ है। ये आपको हर जगह एक बॉल के ऊपर 2-2 दफ़ा उसकी रैपिंग जो है वो नज़र आ रही है। जबकि वो स्ट्रिंग जो आपकी बीड्स के बीच में होता है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। दिस इज लिंकर डीएनए जो आपकी 2 न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करेगा। Just before the cell division takes place, the DNA replicates and the loops condense even more, forming a pair of chromatids। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक पेयर की फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं, जिसको आप क्रोमेटिड बोलते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।